हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 के लिए, जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ये 16वां वीडियो है, जिसमें कि हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही अच्छे तरीके को भी हम लोग सीखेंगे, जो कि नॉर्मली जो स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी कुछ दिन पहले या तो फर्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं या 6 महीने 7 महीने से अपनी तैयारी को स्टार्ट की है, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जो कि उसे नहीं आता होगा, जिससे कि वो आसानी से कम समय में क्वेश्चंस को कर सके। तो मैं उन सारे तरीकों को इसमें अप्लाई करूँगा और साथ ही बताने का कोशिश भी करूँगा कि ये कैसे हुआ और कैसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप लोग बने रहिए सारे क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, देखिए ये प्रैक्टिस पेपर है, तो कहीं ना कहीं इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक के हो, तो सभी टॉपिक के क्वेश्चंस रहेंगे लगभग। जितनी मतलब कि मैं कोशिश करता हूँ कम से कम एक वीडियो में 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, करने का कोशिश करते हैं। देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में 5। तो अब आपको क्या करना है, सेम टू सेम लिखना है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा अलग करना है। सेक थीटा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना, बराबर प्लस माइनस tan थीटा बराबर, अब जो 5 था इसको 1/5 कर देना, नहीं इसको उल्टा देना है। अगर यहाँ कुछ और भी रहता तो 1/, वो हो जाता, बस और कुछ नहीं आपको करना है। तो हमें चाहिए क्या, tan थीटा। तो इसका मतलब सेक थीटा को किसी ना किसी तरह से हटाना है ना। तो आप लोग 10th में जो है प्रतिस्थापन या विलोपन विधि कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। वह रियल में है क्या, घटाने का प्रोसेस है ना। एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाना या जोड़ना, यही तो प्रोसेस है। तो बस वही चीज़ करेंगे। तो हमें जो है सेक थीटा को हटाना है, tan थीटा को रहने देना। तो सेक थीटा को आप माइनस में चेंज कर दीजिए। माइनस में चेंज करने का मतलब क्या है, आप पूरे इक्वेशन को आप माइनस से गुना कर दीजिए। तो इसको अगर माइनस से गुना कर दिए तो क्या हो गया, माइनस सेक थीटा, और ये माइनस के जगह पर प्लस tan थीटा, और ये माइनस 1/5 थीटा। माइनस से गुना करने का मतलब पूरे इक्वेशन में। अब हमें इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात को मैं यहाँ पर बेसिक से समझा रहा हूँ, हालांकि करने का आप डायरेक्ट इस चीज़ को कर सकते थे। तो बस आप ऊपर वाले इक्वेशन में नीचे वाले को घटा दीजिए। थी सेक थीटा में सेक थीटा घट जाएगा, तो ये तो कट गया, तो बचा क्या, tan थीटा प्लस tan थीटा मतलब 2 tan थीटा। अब यहाँ क्या है, 5 माइनस 1/5। तो यहाँ से अगर कीजिएगा तो ये कितना, 25 माइनस 1 24/5। तो ये tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 2 से कट तो सकता है ना, तो 12/5। ऐसा क्यों हुआ, इसको मैंने कई वीडियो में समझाया है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखा रहे तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/5, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ऐसा कई वीडियो में मैंने बताया, तो पिछली वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो हमसे जो पूछा था क्या, tan थीटा के बराबर में, तो tan थीटा क्या आ गया, 12/5। तो बिल्कुल धीरे धीरे करते चलेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो करा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, है ना। अगर लग रहा है कि स्पीड है तो आप स्लो कर लीजिएगा, ऐसा तो सिस्टम आपके मोबाइल में होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है कौन, चोर।
तो पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं, तो कितने समय में पुलिसकर्मी जो है चोर को पकड़ लेगा। इसका कहने का मतलब कुछ है कि यहाँ पर मान लीजिए पुलिस है और यहाँ पर चोर है, ठीक है, जिसकी दूरी 600 मीटर है, 600 मीटर है। तो यहाँ पर पुलिस चोर को देख लिया और पुलिस यहाँ, तो यहाँ से ये दौड़ना शुरू किया और ये भी दौड़ना शुरू किया, तो कुछ दूरी पर जाकर पकड़ा गया, कुछ दूरी पर ये क्या हुआ, पकड़ा गया। इसका कहने का मतलब ये है पुलिस चोर का खेल, ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस चल रहा था 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से और चोर चल रहा था 8 किलोमीटर, अच्छा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जैसे सिंपल सा एक फार्मूला है, आपको याद रखना, D बराबर ST। अब D क्या लेना है, D मतलब दूरी है 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर। और स्पीड क्या लेना है, तो जो ज़्यादा वाला स्पीड है दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, इधर ही जा रहा है, तो ज़्यादा वाला स्पीड में कम वाला स्पीड को घटा देना है। S मतलब स्पीड, तो 10 - 8। टाइम हमें फाइंड करनी है, टाइम हमें फाइंड करना है। तो एक बात थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या, देखिए ये क्या है मीटर में है, ये क्या है किलोमीटर में, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, 5/18। तो मीटर पर सेकंड में ये चेंज हो गया। अब टाइम जो निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा, किस में निकलेगा, सेकंड में। तो यहाँ पे मीटर लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, बात समझ रहे, बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 600 × 18/10 में 2 गया 8, 8 दूनी यानी 10 में 8 गया 2, 5 दूनी 10, तो नीचे में 10। तो ये टाइम मेरा निकल गया। तो अब इतना बड़ा तो आंसर है नहीं, तो एक बार आगे यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि समय मिनट में बताइए। तो ये भाई सेकेंड में निकला है, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, 60 से भागा लगा दीजिए। तो 10 × 60 600, तो ये तो कट ही गया। तो डायरेक्ट क्या बचा, T बराबर 18 मिनट। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुनः समझने का कोशिश कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस प्रायः इस तरह के कॉन्सेप्ट से बन जाते हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो किस टाइप से नहीं बनेंगे, लेकिन उसमें से बन तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग होंगे। तो यहाँ पर देखिए उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए मेरे पास तो मैं उस तरह का जरूर कराऊंगा, और कई वीडियो में मैंने कराया भी है। पिछले अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें तो मैंने कराया है। अब किस वीडियो में कराया है ये इतनी तो याद नहीं, लेकिन इस टाइप के मैंने कराया है, उससे थोड़ा सा हटकर। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और इस प्रकार उसे जो है 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का बीच का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। मैं एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चंस का आपका प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। जैसे कहते हैं अंकित मूल्य मतलब क्या, मार्क प्राइस है ना, MP, और 10% छूट पर देता है, मतलब कि विक्रय मूल्य 10% छूट पर दे देता है SP। तो इन दोनों का जो रेशियो मैं लूँगा, यहाँ 10% को अगर मैं देखूँ तो 10% का मतलब क्या, 1/10, यानी जिस वस्तु ये जो नीचे वाला होगा वो MP है और ऊपर वाला छूट है, ऊपर वाला छूट है। यहाँ पर या तो छूट बोल सकता है या तो बढ़ाकर बोल सकता है प्रॉफिट। छूट होने का मतलब कि 1 का छूट दे रहा है, यानी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 10 है और उस पर 1 छूट दे रहा है, 1 छूट पर बेच रहा है, तो 9 पर बेच रहा है। तो ये MP SP का रेशियो निकला। आगे और देख लेते हैं एक CP नाम का मतलब कोई चीज़ होता है जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी क्रय मूल्य कहते हैं। मैं अगर शॉर्ट भाषा में लिखता हूँ क्रय मूल्य, सबका मतलब मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य। MP मतलब चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य, ये क्या है, अंकित मूल्य, और ये
आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो क्योंकि एक दोस्त जब मैंने पिछले वीडियो कराया था तो उसने इस चीज़ को पूछ लिया कि सर ये MPSP CP क्या है, तो इसलिए मैं उसका डाउट को क्लियर कर रहा हूँ कि ये है। हालांकि ये चीज़ बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त होता है। तो 20% को मैं अगर पकड़ूं तो 20% का मतलब क्या, 1/5 यानी कोई वस्तु 5 की थी उस पर 1 लाभ कमा रहा है, यानी कोई वस्तु उसने खरीदा 5 में, उस पर 1 लाभ कमा रहा है। 1 लाभ कमाने का मतलब क्या, एक ज़्यादा में बेच रहा है, एक ज़्यादा में बेच रहा है। यानी CP 5 है तो उसका जो SP होगा वो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। क्या आपने इस तरह के अनुपात वाले क्वेश्चन नहीं बनाए हैं क्या? बनाए होंगे। जैसे आपसे रीजनिंग में भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, A अनुपात B का मान 2:4 है, B अनुपात C का मान 2:6 है, तो बताइए कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। क्या इस टाइप का क्वेश्चंस को नहीं बनाए? तो वही चीज़ तो यहाँ है, बस इसको कैसे हल करते थे। तो हमें अब डायरेक्ट तीनों का अनुपात चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं तीनों का अनुपात बनाने के लिए? तो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। ये जो SP कॉमन चीज़ें है ना, दोनों जगह SP दिख रहा है, तो इस SP को ही बराबर कर दीजिए। जैसे इस 9 को आप 18 बना दीजिए, इस 6 को आप 18 बना दीजिए। बात समझ रहे हैं? नहीं तो आप पुराने तरीके से भी इसको कर सकते हैं जैसे आप करते हैं। तो मैं 18 बना रहा हूँ तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। इसको मैं 18 बनाऊंगा तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो इस 2 से गुना करने का मतलब ये 18 तो हो गया, ये भी 18, लेकिन इस 2 से गुना करने का मतलब इस 10 को भी 2 से गुना करना होगा, तो ये 20, और इस 3 से गुना करने का मतलब इस 5 को भी गुना 3 से करना होगा, तो इसका मतलब ये 3 × 5 = 15। अब हमको पूछा किसके बारे में, क्रय मूल्य यानी CP और अंकित मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस MP, ठीक है। तो CP अनुपातिक मान में कितना है, 15, और SP कितना है, SP MP 10 है, 10 नहीं 20 है, 20 तो आप कटाइए, देखिए जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर। तो 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, तो ये 3:4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस सब तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से। हालांकि आप 100 मानकर भी करेंगे तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो देखिए लॉन्ग प्रोसेस होने का मतलब कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर मेरा मकसद है कि आपका टाइम बचे, क्योंकि हमें पता है दोस्त कि एग्ज़ाम में टाइम कितना मायने रखता है। कब आपका 90 मिनट पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जहाँ अगर ओल्ड मेथड से करते रह गए तो पता चलेगा कि 100 क्वेश्चन में से 40-50 क्वेश्चन से कर पाए हैं। तो बेहतर है कि नए तरीके को अपनाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। बात समझ रहे हैं? तो आप अगर चाहते हैं कि जो पैड वाले फीचर जो मिलते हैं, जैसे आप किसी का भी पैड कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन यूट्यूब पर जल्दी अच्छा क्वेश्चंस नहीं कराता है। मैं ये चीज़ देखा हूँ, क्योंकि मैं भी पैड क्लास लिया हूँ। अनअकैडमी नाम की कोई चीज़ समझते होंगे कि होता है, जिसमें कि मैंने 6,000 रुपया भर कर 1 साल का कोर्स लिया था। तो हालांकि मैंने इतना दिन तक 1 साल तक नहीं किया, मैं 3-4 महीना तक ही इस क्लास को यूज किया। के बाद फिर मैंने खुद से करना शुरू कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का जो ये पैड कोर्स जो जाएगा, ये पैसा जो जाएगा बर्बाद ही जाएगा दोस्त। आप यहाँ पर कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको पैड क्लास में कराया जाता है। बात समझ रहे? तो बने रहिए, देखिए आप अपने जो है बिना खर्च किए हुए भी बस थोड़ा सा आप मेरे साथ समय दीजिए। आपका जो है पैड क्लास का जितना बेनिफिट मिलेगा मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो इस बात यकीन कर सकते हैं इस बात पर, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो देखिए
बाकी बात आपकी इच्छा, आप जो चाहें। एक बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए दो चीज़ पता होनी चाहिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला हमें पता होनी चाहिए। हालांकि शॉर्टकट यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले ये तरीके से भी तो करने के लिए आना चाहिए, हर जगह शॉर्टकट तो नहीं काम कर सकता है। तो देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 2πRh, जिसकी वैल्यू दिया है 3168, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो हमें दे दिया है वह 48 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दिया है। तो हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तभी तो हमें आयतन निकाल पाएंगे। जैसे आयतन का फार्मूला क्या होता है, यानी इसका वॉल्यूम जो बेलन का आयतन होगा वह क्या होगा, πr²h। तो हमें r तो चाहिए ना, है कि नहीं, तो r फाइंड कीजिए क्या है। तो यहाँ पर मान पुट कीजिए, इधर तो जो है रहने दीजिए। तो 2π का मान 22/7, r हमें फाइंड करनी है, h हमें दे दिया है 48 बराबर 3168, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कटा पिटा के कुछ हिसाब किताब लग जाए। तो मैं 11 से 2 बार में 11 से मैं इसको कटा रहा हूँ, 11 दूनी 22, बच गया कितना 9, 11 अट्ठे 88, बच गया 8, 11 अट्ठे 88, यानी 288 बार में 11 से ये कट गया, क्योंकि 11 से मैं इसको 2 बार में कटाया तो ये इतना बार में 11 से कटा, ठीक है। और देखते हैं किसी संख्या से कटते हैं क्या। तो ये 48 से देखते हैं कितना बार में कटता है, तो 6 बार में कट जाएगा, 8 48 और 6 चौक 24, 4 28, बिल्कुल 6 बार में कट गया। तो और इस 2 से ये 3 बार में कट जाएंगे। तो आप ऐसे भी कटा सकते हैं, बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप r बराबर इधर पूरा फलना निकलना करे तब कटाए, नहीं। अब जैसे कहने का मतलब 5/6/5 है और एक साइड 9x/10 है, तो हम ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, नीचे नीचे भी कटा सकते हैं। ये नहीं कि भले बराबर के एक साइड में ऊपर नीचे कटा सकते हैं, लेकिन इधर बराबर के इस साइड में ऊपर नीचे नहीं कटा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में, जैसे मैं यहाँ पर कटा दूँ 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, तो ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, बराबर के इस साइड में और बराबर के इस साइड में ऐसे ऐसे। तो ये इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। इसलिए अगर इस बात को समझ गए तो फिर जो हमने कटाया उस बात को भी, जो मैंने यहाँ किया वो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7 या 21/2, r बराबर क्या हो गया 21/, अब 13 को गुना कर दीजिए, 21/2 r निकल गया। इस r का मान आप इसमें पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7, r का मान 21/2 गुना 21/2 गुना h का मान 48, ठीक है। तो अब देखिए 7 या 21 और किसी से कट सकता है क्या, तो ये 2 से 11 बार में और ये 2 से 24 बार में। तो अब देखिए गुना करके 21 या 63 गुना 24, 63 गुना 24, 11 से अभी मैं गुना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें 11 से गुना करने का ट्रिक पता है, तो आपको भी मैं अभी बताऊंगा, समझिएगा। तो ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 और 4 6 के 24, 1 25, तो इतना, फिर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये कितना आ गया, तो 6 5 11 11 और यहाँ 2 2 4 1 5 और ये 1, तो 15 12 गुना 11। तो अब देखिए, अब यूनिट डिजिट से अब मार सकते हैं, अब जरूरी नहीं है कि अब इसको 11 से गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में है इसमें। हालांकि आपको गुना करने के लिए बता देते हैं कि 11 से गुना कैसे करना है। देखिए लास्ट का, शुरू का जो संख्या उसको जैसे ही उतारिए, 11 से गुना करने का मैं रूल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ
2 उतारिए, उसके बाद इसको जोड़ते जाइए, 2 1 3 1 5 6 5 1 6 और लास्ट का जो संख्या है उसको जैसे का तैसे उतार दीजिए। तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। हालांकि 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये बेलन का आयतन और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, जिसका आप फार्मूला अगर लगाना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी प्रश्न में आ गया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी, तो आप लगा सकते हैं पाई 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ मैंने कई वीडियो में समझाया है, हालांकि किताब में ऐसा सूत्र नहीं मिलेगा, अगर ढूंढिएगा तो वहाँ पर कॉमन करके लिख देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को। मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर कोशिश कीजिए बनाने का, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले, ठीक है, 20% अंक मिले, वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी 20% अंक मिले फिर भी वह फेल हो गया, क्योंकि और उसको 20 अंक चाहिए था, क्योंकि और उसको 20 अंक चाहिए था, तब जाकर वह पास हो जाता। जॉन क्या हो जाता? पास। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगला कर, उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक मिले, 35% अंक मिले, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक था। यानी अब जो वो 35% लाया, पास हो जाता, लेकिन उस 20 अंक कम भी, यानी कहने का मतलब, अच्छा यहाँ पर 10 था, तो उसका मतलब इसकी 20 अंक कम मिलता, तब पर भी वह पास हो जाता। यानी न्यूनतम अंक उसका 20 कम भी रहता, तब पर भी वह पास हो जाता। तो इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं परसेंटेज का अंतर देखूं तो इसको ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। तो 35 को इधर लेते आइए तो -15%, और ये 10 को उधर लेते जाइए तो -30। तो देखिए, परसेंट वाले को एक साइड लेते गए, बिना परसेंट वाले को एक साइड लेते गए। तो आपको तो पता है कि कोई भी परीक्षा होगा वो 100% का होगा, है ना। कोई भी, भले वो 500 का हो, 600 का हो, कितनों का क्यों ना हो, यानी कितने भी नंबर के हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में 100% है। इस बात को ध्यान में रखना। तो 15% की वैल्यू जो है आपका 30 है, तो आप कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी? वह 2 होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा कि 200 होगी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 100% की वैल्यू कितनी होगी? 200 होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप सोच लीजिएगा कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा, तो आप गलत कर सकते हैं। अगर इस चीज को आप ध्यान इग्नोर कर रहे हैं तो, बात समझ रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है, हमें चाहिए पास होने के लिए न्यूनतम 20% प्लस 10 नंबर, 20% प्लस 10 नंबर। तो पास के लिए क्या चाहिए? 20% प्लस 10। तो 200 का 20% कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि 40 होगा। कितना होगा? 40। इसका आप 20% निकाल लीजिए ना। जो वह एग्जाम जो हुआ होगा 200 नंबर का होगा, उसका 20% कितना? 40 प्लस 10 नंबर चाहिए, तो इसका मतलब उसको 50 नंबर चाहिए। अब 50 में तो ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा कि यह बात आगे पढ़ी है कि न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसे पास करने के लिए 50 अंक चाहिए। तो 50 200 का कितना परसेंट है? तो 50/200 गुना 100। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से, है ना। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ये कट गया, और ये 25% जो है हमारा आंसर आ गया। तो ये इसका राइट आंसर है। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चंस को पढ़िए, क्योंकि इसका आंसर अगर ऑप्शन में 40 दे देता तो आप जल्दी जल्दी में करके, बहुत सारे लोग, हो सकता है किसी का ध्यान पड़ गया हो सकता है किसी का ध्यान ना पड़े, तो वह 40 मार्क कर निकल जाता। तो थोड़ा सा एक बार 1-2 सेकंड लगाकर ध्यान से पढ़ लिया कीजिए, तो ठीक ठाक रहेगा। अब देखिए, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी?
तो यहाँ भी आपको दो चीज फार्मूला याद करनी होगी। देखिए दोस्त, क्षेत्रमिति जो है कहीं ना कहीं वो फार्मूला बेस्ड है। भले ही लगा सकते हैं ट्रिक, लेकिन हर जगह ट्रिक काम नहीं करेगा। तो ये सब क्या है, फार्मूला बेस्ड। तो हमसे पूछ क्या रहा है, चाप की लंबाई। ठीक है, तो निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर, जिसका मान 112 सेंटीमीटर दिया है। जिसका मान क्या दिया है, 112 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई क्या होता है, θ/360 और 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई होती है। तो हमें इतना का मान पूछ रहा है, ये चीज़ दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप थीटा निकालने की कोशिश कीजिएगा, यही ना। तो त्रिज्या क्योंकि दिया हुआ है, θ/360 पाई हो गया आपका 22/7 लिख दीजिए। हालांकि नहीं भी लिखते तो काम होता, लेकिन वह थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता, तो उससे बचने के लिए तो आर स्क्वायर, आर कितना है 28, तो ये 28 गुना 28 बराबर 112। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये 28 से कई बार में कट जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 4 बार में तो कट जाना चाहिए। हाँ, 4 बार में कट जा रहा है। 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 3 11, बिल्कुल कट रहा है। ये 7 से 4 बार में। और कोई कुछ कट रहा है क्या? ये 4 से ये 4 भी तो कट रहे हैं, कट रहे हैं कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल कट तो रहे हैं। तो अब थीटा क्या निकल कर आएंगे, 360/22, 360/22 थीटा निकल गया। हमें जो चाहिए, इसमें क्या चाहिए, थीटा, क्योंकि पाई तो हमें पता है, आर का मान दिया हुआ ही है। तो बस आप यहाँ पर पुट कीजिए, आपका आंसर तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो थीटा का मान कितना, 360/22, और ऑलरेडी नीचे में 360 है तो नीचे में 360 लिख दीजिए, गुना 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 28, यहाँ दिया हुआ है आर का मान, त्रिज्या 28। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब देखिए कटा पिटा के जो भी आंसर आए वो हो सकता है आपकी आंसर। तो 360 में 360 खत्म है ना, ये 22 से ये 22 खत्म, और ये 7 से ये 4 बार में तो बच गया घुमा फिरा के क्या, 2 गुना 4, 2 गुना 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए इसमें क्या रहा है, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोल धातु के गोलों को पिघलाया जाता है और एक ठोस गोले में बदल दिया जाता है। तो फिर इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या क्या होगी। यानी कहने का मतलब, एक छोटका गोला इससे थोड़ा सा बड़ा, एक ठो इससे बड़ा बनाया, जो तीनों का आयतन बनाकर जो एक ठो बड़ा काठा गोला बना दिया। तो अब इसकी त्रिज्या हमसे पूछ रही है, बात समझ रहे। इसकी त्रिज्या को मैं कुछ r मान लेता हूँ, इसकी त्रिज्या को छोटी r1, इसकी त्रिज्या को r2, इसकी त्रिज्या को r3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो एक बात बताइए, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो आप लगा सकते हैं इस गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब का मतलब क्या, r1 का क्यूब, r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब। ऐसे मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट लिखने पर अल्टर लग रहा है, हालांकि नहीं भी लिखिएगा चलेगा। ठीक है, और इसका 4/3 पाई r3 का क्यूब। ठीक है, बराबर में इसका आयतन क्या, 4/3 पाई बड़ी r का क्यूब। तो हमसे नए गोले की त्रिज्या, मैंने आयतन क्यों लगाया, आप इस बात को भी सोच सकते हैं। हो सकता है बहुतों को समझ में आया होगा कि मैंने आयतन क्यों लगाया, क्योंकि जब कोई भी चीज़ को अगर पिघला कर बनाने की बात करें ना,
तो आपको आयतन लगाना है, पिघला कर या तोड़ ताड़ के मरोड़ के। अगर कोई फिगर बनाने की बात कर रहा है, अगर कोई क्षेत्र मतलब कि चीज़ कोई भी वस्तु बनाने की बात कर रहा है, पिघला कर या गला कर या कुछ भी, तो आप आयतन लगाइएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब एक चीज़ देखिएगा, इसको मैं, चलिए अच्छा लगेगा देखने में, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हैं कि 4/3 पाई तीनों में है, तो 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं क्या? तो आपका जवाब आ गया हाँ बिल्कुल। तो बच गया क्या? R1 का क्यूब बच गया, यहाँ पर क्या बच गया? R2 का क्यूब, यहाँ पर क्या बच गया? R3 का क्यूब, और बराबर में इधर तो है ये है 4/3 पाई बड़ी R का क्यूब। तो अब बताइए, ये भी तो गुना में, ये भी गुना में, तो इसको हटाइए ना, यहाँ से कट गया ये 4/3 पाई। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब सीधा सीधा बचा क्या? R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब बराबर में बड़ी R का क्यूब, जो कि हमें चाहिए। तो R1 का मान 1, 1 का क्यूब 1, R2 का मान 6, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इसका जो त्रिज्या पूछ रहा है वह बड़ी R है। बात समझ रहे हैं? तो बस इसी चीज़ को समझना है। 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 505 है, 8 का क्यूब 512 बराबर R का क्यूब। तो इन तीनों को ऐड कीजिए, 6 2 5 2 7, कहीं ना कहीं ये 729 बनेगा, तभी तो ये क्यूब बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पर क्यूब है, तो इधर जो पलट कर आएगा क्यूब रूट 729, तो ये R का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? 9। अब कैसे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्यूब लगने का मतलब कि अंदर से 3 गो का एगो बनाकर निकालना। जैसे कि मैं 729 को रूट अंदर 729 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 9 गुना 9। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और यहाँ पर जब 3 है तो इसका मतलब आंसर इसका 3 को मिलकर एगो बाहर, ये 9 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हालांकि ये सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि अगर जो है कि आप मेरी पिछले वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये सब आप बताने की जरूरत, लेकिन हो सकता है कुछ दोस्त नए जुड़े होंगे तो हो सके इस बात को ना समझ रहे हो सकता है कुछ दोस्त बिगिनर हो, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए प्रॉब्लम। तो मैं सभी को लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ, तो बुरा नहीं मानिएगा। बात समझ रहे हैं? 9% 17% की दो क्रमिक छूट के अनुरूप समतुल्य छूट प्रतिशत कितना होगा? तो जब समतुल्य छूट की बात करता है तो इसका बराबर में आपको लगाना है क्या फार्मूला? x + y माइनस XY बटे 100। ये फार्मूला आपको लगाना। अभी x क्या है, y क्या है, मैं बताता हूँ। किसी भी इनमें से किसी भी डाटा को आप x मान लीजिए, किसी भी डाटा को y मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मान यहाँ पर पुट करना है, वह समतुल्य छूट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 9 मैंने लिया, y का मान 17 माइनस 9 गुना 17 बटे 100, तो 17 9 26 माइनस 17 9 53 से 153 बटे 100 है, तो इसका मतलब 1.53। तो इसमें 1.53 घटाइएगा तो ये 24.47 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप हो सकता है कुछ लोग सोचें कि 26 अंदाज़ा लगाने का मतलब क्या? मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि इतना आंसर होगा, और आप भी लगा सकते हो। सोचिए ना, 26 में 1.53 जाएगा तो क्या कभी 26 बचेगा क्या? नहीं ना। कभी 26 बचेगा क्या? नहीं ना। तो उससे कम में तो बचेगा, कम वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो ऐसे आंसर कर सकते हैं। हालांकि इस टाइप से और भी क्वेश्चंस, इससे भी बेहतरीन सब क्वेश्चन जो है ये समतुल्य छूट पर मैंने पिछली वीडियो में कराया है, जाकर देखिएगा। आपको बहुत चीज़ हमारे, मैं कहता हूँ नहीं कि अगर आप बिगिनर है तो कम से कम हमारे 10 वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैथ की जो क्वालिटी मैं दे रहा हूँ, जो जिस टाइप का क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको अदर जगह नहीं मिलेगा। आप यकीन करके देखिए। बात समझ रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट। और एक बात ये, ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास लाखों सब्सक्राइबर हो वही अच्छा कंटेंट देंगे, नहीं दोस्त। जिसके पास कम सब्सक्राइबर भी होते हैं वो भी अच्छा कंटेंट देते हैं।
भले ही लोग उसे अभी जान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी को समझ पर नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं कि वह गलत कंटेंट देगा। वह जो जिसके पास लाखों सब्सक्राइबर हैं उससे भी बढ़िया कंटेंट दे सकता है। बात समझ रहे हैं? तो समझिए। और क्या, यहाँ पर देखिए, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे? बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में। आप देखिए ना, रेलवे का किसी भी पेपर को आप उठाइए, चाहे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, एएलपी हो गया, किसी भी पेपर को आप उठाइए, इस टाइप के क्वेश्चंस प्राय शिफ्टों में आपको देखने मिलेगा। बात समझ रहे? और ये सब क्वेश्चन मैं लाता कहाँ से हूँ? ये बात भी तो सोच सकते हैं, नहीं आखिर मैं लाता कहाँ से, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस और भी जो भी क्वेश्चंस मैं लाता हूँ, लाता कहाँ से? तो सिंपल सी बात, मैं प्रीवियस ईयर से लाता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एएलपी से ही लिया हूँ और टेक्नीशियन से ही लिया हूँ। एक बात बताइए दोस्त, कि ये जो मैथ होता है, मैथ रीजनिंग, वह क्या सिर्फ एएलपी टेक्नीशियंस में ही पूछा जाएगा क्या? इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन में ही पूछेगा क्या? नहीं दोस्त, सभी एग्जाम में पूछेंगे जिसमें भी मैथ पूछा जाता है, जिसमें भी मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, सभी। क्योंकि देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है, अभी मैंने कुछ देर पहले क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराया। क्या उसमें जो बेलन का क्षेत्रफल लगा 2πRH, क्या ये तो मैं एएलपी का के लिए नहीं, जो अपने थंबनेल पढ़ा कि एएलपी के लिए, ठीक है, तो ये क्या ग्रुप डी में अगर वही क्वेश्चन पूछे तो क्या वहाँ पर उसका क्षेत्रफल अलग लगाइएगा क्या, कि वही चीज़ लगाइएगा? तो मैथ अलग नहीं हो सकती। भले थोड़ी सी डाटा चेंज हो सकती है, थोड़ा सा अप लेवल हो सकता है, थोड़ा सा घुमा सकता है, लेकिन जो सोचिएगा कि अलग रहेगा, नहीं। मैं तो अब खुद ही आपको बताया हूँ कि कई वीडियो में कि मैंने कभी भी ग्रुप डी के बारे में तैयारी नहीं किया था। ग्रुप डी को कभी भी मैंने सीरियस नहीं लिया था। मैंने एनटीपीसी निकालने के पर्पस से मैं तैयारी कर रहा था, और मैंने एनटीपीसी निकाला भी, CBT 1 भी और CBT 2 भी निकाला, और साथ ही ग्रुप डी भी निकल गया। मैंने इस चीज़ को कभी नहीं सीरियस लिया, लेकिन मैंने सीरियस इसको लिया। आखिर ये कैसे निकल गया? तो मेरा जाहिर सी बात है कि मेरी जो मैथ रीजनिंग है वो अच्छी थी, साथ ही साथ साइंस भी अच्छा था, जिसके वजह से मेरा ग्रुप डी भी निकल गया। बात समझ रहे हैं? तो इस बात को समझिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही चीज़ में ये काम आएगा। सभी जो जिसमें मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं सभी में काम आएंगे। चलिए, और सारे बातें बाद में करूँगा, दूसरे वीडियो में करूँगा, तो ऐसे समझिएगा कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं। नहीं दोस्त, थोड़ा सा बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? नहीं तो फिर सोचिएगा औरों की तरह ये भी होंगे, कुछ आता जाता नहीं होगा और करा रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा है जिसने कभी कुछ नहीं किया, जीवन में एक एग्जाम भी नहीं निकाला है, लेकिन लाखों सब्सक्राइबर है। आप समझ रहे हैं? तो मैं उनमें से नहीं हूँ दोस्त, मैंने पहले कुछ ना कुछ किया है। तो देखिए, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है, उनका औसत 40 kg है। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है और औसत वजन 39.5 kg हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थियों का वजन कितना था? इसको चाहे तो मैं शॉर्टकट कर सकता हूँ। कहने का मतलब, इसको चाहूँ तो मैं शॉर्टकट यहाँ लगा सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि एक ही विद्यार्थी ने छोड़ कर गया है, तो औसत कितना की कमी हो गई है? 0.5 की। कितने विद्यार्थी पर? तो 14 विद्यार्थी, मतलब कि 14 विद्यार्थी तो अभी भी है ना, तो मतलब 14 विद्यार्थी पर 0.5 कम हो गया। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से कह सकते हैं कि 7 अंक की कमी हुई थी। तो जो उस विद्यार्थी ने जो विद्यार्थी ने छोड़ा, उसका जो है वजन होगा 40 + 7 होगा 47। तो यहाँ तक मैं इतनी छोटी चीज़ में मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन कितनों को समझ में आया होगा? नहीं ना आया होगा। इस बात को समझिएगा कि ये चीज़ मैंने कैसे किया। आप थोड़ा सा मंथन कीजिएगा,
एकांत में बैठकर, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रायोरिटी फील होगा, मतलब कि ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। बात समझ रहे हैं? हालांकि देखिए, मैं अगर योग की बात करूं, योग क्या होता है? औसत गुने कुल संख्या, औसत गुने कुल संख्या, यही तो होता है ना। 1 मिनट, मैं मोबाइल को साइलेंट कर दूं। ओके, कर दिया, ठीक है। तो औसत गुने कुल संख्या, तो 15 विद्यार्थी का औसत कितना है? 40। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 15। तो यहाँ से 15 विद्यार्थी का कुल योग देखा जाए, 15 विद्यार्थी का, तो कितना? 15 चौके 60, 600। कितना हो गया? 600। लेकिन उसने एक छोड़ दिया था। अब कितने विद्यार्थी बचे? 14 विद्यार्थी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 14 विद्यार्थी बचा, और उसका योग क्या होगा? तो क्या होता है फॉर्मूला? औसत गुने कुल संख्या। तो औसत अब कितना बचा? 14 का, क्योंकि एक ही ने छोड़ा है, एक ही विद्यार्थी ने छोड़ा है, तो अभी भी 14 बचा हुआ है। तो औसत 39.5 गुना 14। तो यहाँ से देखिए इसका योग कितना? 15, 14 पंचे 70, हाथ रल 7, 14 नमा 26 से और 7, 133। तो बच गया 13, और 14 तिया 42। तो यहाँ से कितना हो गया? 5, 5, 5, 553, है ना। तो अब 600 में यानी 15 विद्यार्थी के योग में से 14 विद्यार्थी का योग घटा दीजिए, तो एक विद्यार्थी का निकल जाएगा। इन दोनों का गैप कितना है? एक विद्यार्थी। तो इस तरह से भी निकाल सकता है कि जो जिसने छोड़ा उसका वजन क्या होगा। तो कितना? 600 माइनस 553। तो यहाँ से भी 47 आया। तो इस बात को समझिए कि मैंने जो पहले बताया उसको कैसे किया होगा, उसको मैंने क्या सोच कर किया होगा, समझिए थोड़ा। और क्या, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि फिगर वाले अब क्वेश्चंस को नहीं लेते हैं, तो मैंने इसमें अधिकतर क्वेश्चंस को फिगर वाले इंक्लूड, यानी अधिकतर फिगर वाले क्वेश्चंस को जो है इंक्लूड किया हूँ। तो देखिए मजा आएगा। अब बताइए, यहाँ पर जो भी है, तो यहाँ पर वाट के जगह पर हमसे पूछ रहा है कि क्या पुट करेंगे, यानी ये सी नंबर में जो है वाट के जगह पर क्या पुट करना होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा डाटा दिख रहा है कि 8, 6, 14 हो रहा है, 8, 6, 14 हो रहा है। तो 6, 4, 10, तो यहाँ पर 14 बनाना है। नहीं, हिसाब किताब नहीं लग रहा है, तो ये हिसाब किताब तो नहीं लग रहा है। दूसरा सोचते हैं। देखिए दोस्त, रीजनिंग वो चीज़ अगर समझ में आ गया तो एक बार में हो जाएगा, नहीं तो आप घंटों लगा दीजिएगा। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप देखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, 10 में 4 गया है, 6 हुआ है। 18 में 10 घटा है तो 8 हुआ है, और 14 में 4 घटा है तो 14 हो, यानी 18 में 4 घटा है तो फिर 14 हुआ है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। 14 में 8 गया 6, 22 में 14 गया 8, 22 में 8 गया 14। तो वही चीज़ करना है यहाँ पर। नहीं तो मैं इतना काहे चेक करूँगा, इधर घटा दीजिए ना। 15 में 5 जाएगा तो कितना? 10। बाकी बात तो सेम है, ये है, देख लीजिए ना। तो क्या करना है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आप जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को पूरा सोल्व करें। अगर आंसर कम सोल्व करने पर भी आ जाए तो करके निकल जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? हालांकि यहाँ आप टाइम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कथन, मैं कहता हूँ इस सबको मत पढ़िए। जब इस कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आए ना, तो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया रहा था, जो भी ये दिया रहा था, इसको पढ़ पे मत कीजिए टाइम वेस्ट करने के लिए। आप डायरेक्ट कथन और निष्कर्ष पर जाइए। बात समझ रहे हैं? तो कथन कह रहा है सभी फल वृक्ष हैं, तो इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ जिससे करने में आसानी हो जाएगी। देखिए, सभी फल यानी जितने भी फल है वह वृक्ष है, यानी फल जो है वह वृक्ष के अंदर आ रहा है। किसके अंदर? तो वृक्ष को मैं भी मान लेता हूँ। चलो, वृक्ष को मैं क्या मान लिया? भी। और कुछ वृक्ष पक्षी है, यानी भी का कुछ हिस्सा
पक्षी है, तो इसको मैं पक्षी मान लिया, पी मान लिया। बात समझ रहे हो? इसको मैं पी मान लिया, फल को एफ मान लिया। तो ये कोड भाषा आप अपने मन से सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, आपकी जो भी इच्छा। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। दोनों यानी कथन से मैंने डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम से हमें आंसर निकालना है कि निष्कर्ष क्या सही है। कुछ पक्षी वृक्ष है, कुछ पक्षी यानी पक्षी का ये टोटल हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो है पक्षी का हिस्सा है और ये जो है वृक्ष का हिस्सा है। तो क्या पक्षी का हिस्सा वृक्ष से रिलेट कर रहा है, क्या मिल रहा है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब कुछ पक्षी वृक्ष है, ये जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, ये बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो आप एग्जाम में जब कीजिएगा तो आपके पास पेपर होगा आगे में, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 1 2, ये निष्कर्ष के बारे में। तो हमने क्या कहा कि एक सही है, तो एक पर टिक मारिए, ठीक है। अब आगे चलिए। कुछ फल वृक्ष है, कुछ फल वृक्ष का हिस्सा है क्या? तो पूरे फल वृक्ष का हिस्सा तो कुछ भी तो जरूर ही होगा ना। अगर मैं कहूं कि जितने भी फल है वह वृक्ष है, तो क्या ये कहना गलत होगा क्या? कुछ जो वृक्ष है वह फल है, ये कहना कभी गलत होगा क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये भी सही है। अगर नहीं समझे तो फिर से दिमाग पर जोर डालिएगा। कहूँगा कि जैसे मैं उदाहरण ले लूँ कि एक आपके पास केक है, एक आपके पास केक है, उस पूरे केक पर घी लगा दिए, उस पूरे केक पर मैंने घी लगा दिया। तो मैं कहूँगा कि कुछ केक घी है, तो क्या ये मेरा कहना गलत होगा? नहीं ना, बिल्कुल सही होगा। होगा कि नहीं? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष सही है। तो इसका एक या और दो, दोनों निष्कर्ष यानी अनुसरण करेंगे। बात समझ रहे? तो समझिए थोड़ा सा, और क्या। चलिए देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको कीजिए। तो इसको आपको करना क्या है, मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप किसी भी जगह पर तीर का निशान लगा दीजिए। पहला फिगर में किसी भी जगह पर तीर का निशान लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया। चलिए पेन को चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया, ठीक है। तो इस हिस्सा पर मैंने तीर का निशान लगाया, इसके बाद इसी हिस्सा पर मैं तीर पर निशान लगा रहा हूँ, उसी हिस्सा पर मैं तीर का निशान लगा रहा हूँ, उसी हिस्सा पर मैं तीर का निशान लगा रहा हूँ। तो एक बात बताइए, तीर कहाँ थी? पहले सीधा थी, अब थोड़ा सा इधर मुड़ा, अब थोड़ा सा इस फिगर में देखिएगा तो इधर मुड़ा, फिर देखिएगा तो ये कोना में आ गया। अब तीर का निशान कहाँ आएगा? इधर आएगा। तीर का निशान कहाँ आएगा? नीचे। तो नीचे की तरफ तीर का निशान किस में है? इसमें है। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि और भी इसमें देखिए एक बात है कि एक फिगर बिना रंगा हुआ है, दूसरा फिगर रंगा हुआ है। एक फिगर बिना रंगा हुआ है तो दूसरा फिगर रंगा हुआ है, तो इधर भी खाली वाला फिगर होंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो खाली वाला यही तो है, और तीर के निशान से भी पकड़ा गया। तो ये हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन है। तो कहता है, क्या महिलाएं मानसिक रूप से पुरुषों से अधिक मजबूत होती है क्या? आपको कथन के हिसाब से आंसर देना है, यानी बताना है कि क्या कौन सा कहना सही रहेगा, कि कौन सा कथन कहना से ये साबित करना सही रहेगा कि क्या महिलाएं जो है मानसिक रूप से पुरुषों से अधिक मजबूत होती है। तो मैं पहले कथन को अगर देखूं तो महिलाओं को लगता है कि पुरुषों की सोच किसी भी समस्याओं को नहीं बदल सकती है। क्या महिला की जो ये सोच है, इससे महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है क्या? या कह सकते हैं कि अधिक मजबूत है? तो ये अगर ये महिला की सोच की बात है तो बच्चे भी तो सोच सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं, और उसके सोच के अनुसार वो सबसे अधिक मजबूत है, कह सकते हैं कि नहीं? तो उसके कहने पर डिपेंड नहीं करता है।
इसके लिए बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं साइकोलॉजी थ्योरी सब सुनते होंगे, जिसके वजह से बताता है हाँ महिलाओं की मेंटलिटी क्या होती है, पुरुषों का मेंटलिटी क्या होती है, इसमें कितने तरह के डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे चीज़ बताए जाते हैं। तो ये इसके सोच के हिसाब से तो नहीं कह सकते हैं ना कि मजबूत है, महिलाएं मानसिक रूप से अधिक मजबूत है, तो ये तो कथन गलत। बात समझ रहे? महिलाएं सभी मुद्दों पर पुरुषों के बराबर है। तो एक बात यहाँ पर समझिए, जहाँ भी ये सभी दिखे, ऑलवेज दिखे, वो हमेशा गलत करिए। उस जो कथन को है हमेशा आप गलत मानना है। सभी वाले बात तो, ऑलवेज वाली बात तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। बात समझ रहे? हालांकि यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं कि अगर कहे कि महिलाएं सभी मुद्दों के में पुरुषों के बराबर है और इस हिसाब से कहें कि मानसिक रूप से महिलाएं अधिक मजबूत है, सभी मुद्दा पे मान लिया कि सभी मुद्दे पर बराबर है, क्या अधिक मजबूत कह देंगे? मानसिक रूप से अधिक मजबूत है? नहीं कह सकते हैं। तो इसका ना तो एक होगा ना ही दो पर्याप्त होगा। बात समझ रहे? तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिए, कीजिए इस क्वेश्चन को चित्र में भी जो भी है। तो आप इस तरह के चित्र में जब भी हो तो आप थोड़ा सा फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा, थोड़ा आसान होगा करने में। त्रिभुज को कार कह रहा है, यानी ये जो त्रिभुज है वह कार है, कार रखने वाले व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है। वर्ग जो है वह घर रखने वाले व्यक्तियों की समूह का दर्शाता है। ये जो वर्ग है वह घर रखने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। और ये जो वृत्त है वह सोना रखने वाले व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है, यानी सोना रखने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है, तो उन व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी जिनके पास घर और सोना है लेकिन कार नहीं है? उन व्यक्तियों की संख्या को क्या, कुल संख्या क्या है जिनके पास घर है, सोना है लेकिन कार नहीं होनी चाहिए? यानी ये त्रिभुज वाली लाइन के अंदर नहीं आना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इसको लूं तो इसके पास सिर्फ घर है, अगर मैं इसको लूं तो इसके पास सिर्फ सोना है, लेकिन इसने कहा है कि उसके पास घर भी होना चाहिए, सोना भी। तो ये डाटा जो है जिसके पास घर भी है और ये सोना, माने ये वृत्त के अंदर भी है और ये वर्ग के अंदर भी है, तो दोनों के अंदर सिर्फ यही है और ये त्रिभुज के अंदर नहीं है। तो यही मेरा राइट आंसर होगा कि भी जो है ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए नेक्स्ट। श्रृंखला जो भी डाटा यहाँ पर दिया हुआ है में से 4 जो उनकी दाईं ओर, वे 4 जो उनके दाईं ओर की संख्या से पूरी तरह विभाज्य है लेकिन उनकी बाईं ओर की संख्या से विभाज्य नहीं है, तो वह कितनी संख्या है? तो वह डैश या कितनी संख्या है? तो पूछ रहा है वह कितना है। तो यहाँ पर कहा क्या, 4 जो है उनके दाईं ओर की संख्या से विभाज्य, यानी इधर वाले जो भी संख्या होगा उससे विभाज्य होगा। अच्छा, ये बाईं हो गया नहीं, चलिए ये बाईं हो गया, ये यानी इधर वाले संख्या से विभाज्य है और इधर वाले संख्या से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। विभाज्य होने का मतलब क्या, इस 4 में इधर वाले संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए लेकिन इधर वाले संख्या से भाग लग जाना चाहिए इस 4 में। तो ऐसा डाटा को ढूंढने का कोशिश करता हूं कि कुल कितनी डाटा है। तो मैं इस 4 को पकड़ा, इस 4 को पकड़ा तो इधर वाले संख्या से तो नहीं विभाज्य, मतलब कि यहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 544 को पकड़ता हूँ, ठीक है, तो ये जो 4 है इधर वाले संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, और इधर वाले संख्या से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो ये 4 इधर वाले, ये वाला 4 जो इधर वाले से विभाज्य हो रहा है, तो ये कंडीशन एगो फॉलो कर रहा है, यानी एगो ऐसा संख्या मिला। फिर 4 को और कहीं 4 को ढूंढने का कोशिश करता हूँ, और कहीं 4 को ढूंढने का कोशिश करता हूँ। देखिए, देखते हैं कहीं और है क्या।
ये 4 देखा, तो ये क्या है 4 1 8। क्या ये 4 जो है इधर वाले संख्या से विभाज्य है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं है। तो यहाँ तक फॉलो कर रहा है। क्या इधर वाले से विभाज्य है? तो आपका जवाब होगा नहीं। 4 में इस 8 से भाग नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते, तो ये नहीं होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ, यहाँ पर तो सीधे दिख रहा है कि इधर वाले से विभाजित नहीं है, इधर वाले से नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास कितने मिले? 1 डाटा। तो आपका जवाब होगा कि 1 डाटा और भी हमें दिख रही है, वहाँ की बात तो और कहीं नहीं, लेकिन इसी जगह हमको ये चीज़ दिख रहा है 4 4 और 2। तो ये बीच वाली लेना है। तो इसने क्या कहा कि जो इधर वाले से विभाज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इधर वाले से भी विभाज्य हो रहा है और इधर वाले से भी विभाज्य हो रहा है। तो ये रूल को फॉलो नहीं ना कर रहा है, जो पैटर्न है नहीं कर रहा है। तो सिर्फ हमें एक ही ऐसा नंबर मिला। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो समझिए, जरूरी नहीं कि पूरा डाटा पढ़ना हो। बात समझ रहे हैं? आप चाहते हैं कि हमें अच्छा नंबर चाहिए मैथ में, रीजनिंग में, तो हमारे चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जितना आपको अदर चैनल से नहीं मिलेगा, अदर जगह से नहीं मिलेगा, वो इस यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक बार जुड़कर तो आप देखिए, नहीं फ़ायदा मिले तो फिर कहना कि नहीं मिला। और बहुत सारे दोस्त मानिए बता भी रहे हैं कि भाई बहुत फ़ायदा हो रहा है। बात समझ रहे? तो आप भी अगर बिगिनर हैं तो आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़रूर आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। बात समझ रहे? तो कीजिए। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगा। तो जो कॉन्सेप्ट अभी कुछ देर पहले बताया कि तीर वाला कॉन्सेप्ट, तो बस यहाँ पर वही लगाइए। तो ठीक है। हालांकि एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मार सकते हैं आंसर को। देखिए, इसमें स्टार नहीं है, इसमें स्टार है, इसमें स्टार नहीं है, इसमें स्टार है। अब जो आएगा बिना स्टार वाला आएगा, तो तीनों में स्टार है। इसमें स्टार है, इसमें स्टार है, तो खत्म, एक ही बचा, ये राइट आंसर। बात समझ रहे? लेकिन आप चाहते हैं नहीं कोनिया वाला कॉन्सेप्ट से करेंगे, तो कोनिया वाला कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका कोना कहाँ है? इधर। किसी भी चीज़ को आप पकड़ सकते हैं, कहीं भी कोना बना सकते हैं। इसका कोना इधर, इसका कोना इधर, इसका कोना इधर, तो इसका कोना इधर, तो इसका कोना कहाँ जाएगा? पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर किधर गया? देखिए, पहले यहाँ था, पहले यहाँ आया, फिर आपका जो कोना है इस कोना में घुसा, फिर आपका कोना जो है इस कोना में घुसा, तो अब कोना किधर? इधर घुसेगा। इधर कोना कहाँ है? यहीं पर। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चंस को कीजिए। दिए गए आरेख में युग्म U जो है सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब क्या? जो सभी के लिए हो, जो इन तीनों डाटा में से सभी के लिए हो, यानी यूनिवर्सल डाटा कह सकते हैं। युग्म L M N क्रमशः इतिहास, भूगोल और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाता है। ठीक है, भाषा के अध्ययन को करने वाले को दर्शाता है। इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने वाले लेकिन भाषा का अध्ययन नहीं करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बताइए अब किसका शादी है? इधर किसी भी मौसम में हो जाता है शादी। अब बताइए सावन में किसका शादी होता है? लेकिन ये डीजे देखिए घूम रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा आए आवाज़ तो इग्नोर कीजिएगा, हालांकि हमारे चैनल के लिए हानिकारक है। नहीं, ये तो निर्गुण है लगता नहीं, हालांकि है डीजे में बज रहा है, लेकिन ये निर्गुण टाइप गाना बजा रहा है डीजे में। शादी में तो ऐसा नहीं चल सकता है ना।
तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आवाज़ थोड़ा बहुत आए तो इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो कह रहा है क्रमशः एल जो होगा वो इतिहास होगा। तो एल वाले डाटा कहाँ, इसको मैं इतिहास कहूँगा, इतिहास कहूँगा। एम जो है वह भूगोल है, एम कहाँ पर है, ये वाला, इसको मैं भूगोल कहूँगा। और एन जो है वह भाषा है, इसको मैं भाषा कहूँगा। थोड़ा सा रुक जाता हूँ दोस्त, ज़्यादा आवाज़ आने लगा है। ओके चलिए देखिए, था तो शादी है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, मैं इधर बगल में लगा दूँगा, देख लीजिएगा 10-15 सेकेंड का। ओके तो दोस्त थोड़ा सा मैं जो हूँ कहने का मतलब कि हमारे जो घर रोड के बगल में तो गाड़ी वगैरह गुजरते रहती है, गाड़ी वगैरह गुजरते तो उतने फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो है डीजे वीजे गुजर गया तो फिर थोड़ा सा आवाज़ आने लगता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो को कि बाराती ही था, पता नहीं सावन में कौन ऐसा ब्याह करते हैं। हालांकि हमारे हिंदू धर्म में तो जो है कि सावन में तो नहीं पूजा किया जाता है, पूजा कहते हैं, शादी नहीं किया जाता है। अब क्या कीजिएगा, किसी का भी कुछ भी हो सकता है, भाई कलयुग है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सभी को दर्शा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करें कि इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने वाले लेकिन भाषा का अध्ययन नहीं करने वाले, इतिहास और भूगोल में आना चाहिए लेकिन भाषा में नहीं, यानी इस एन में नहीं आना चाहिए। एन वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में किसी भी हिसाब से नहीं आना चाहिए, बात समझ रहे हैं। लेकिन इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में आना चाहिए, सर्किल में आना चाहिए। तो ये 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इस वाले में है और इस वाले में है, तो ये 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस कोई खास होता नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम रहता नहीं है। हाँ, लेकिन इस टाइप में और जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आपके क्वेश्चंस पूछेंगे कि 5% विद्यार्थी ने भूगोल में भाग लिया, 10% विद्यार्थी ने इतिहास में भाग लिया और 15% विद्यार्थी ने इतिहास भूगोल दोनों में भाग लिया, तो वहाँ फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस बन जाता है, बात समझ रहे। उस टाइप के भी क्वेश्चंस को मैं लाऊंगा, ज़रूर बने रहिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो इसका तो हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए अनुक्रम में बाईं से 8वें स्थान से शुरू होने वाली प्रत्येक वर्ण अंग्रेजी वाला वर्णमाला में यानी श्रृंखला में इसके अगले वर्ण से बदल दिया जाता है, तो परिणामी क्रम में कितने होंगे। तो परिणामी क्रम में अच्छा कुछ तो मिस्टेक है दोस्त, परिणामी क्रम में यू कितने होंगे, यू यानी इसमें पूछा था यू कितने होंगे परिणामी क्रम में, यू क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसने कहा कि बाएं से 8वां, बायां किधर, इधर, और दायां किधर, इधर। तो बाएं से 8वें स्थान से शुरू होने वाला, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। यहाँ इसके बाद जो शुरू हो रहा है, यहाँ से 8वें स्थान से शुरू होने वाला है, यहाँ से यानी x से ही शुरू करना है और क्या करना है, उसके अगले वर्ण में बदल देना है। तो x को मैं क्या लिख दूंगा, x का अगला संख्या क्या, WXY, तो ये y हो जाएंगे। तो हमसे पूछा है कि u कितने होंगे, तो u तभी ना बनेगा जब t होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, इधर जब t जहाँ पर होगा वहीं तो u बनेगा बाद वाला संख्या। जैसे यहाँ पर t है तो यहाँ पर इसका t का अगला संख्या u, तो यहाँ पर u में बदलाएगा, बाकी बात इस सबको बदलिएगा, अगला संख्या लिखिएगा, तो क्या u बनेगा, नहीं ना, तो नहीं बनेगा। तो एक ही संख्या बनेगा, यानी कितने u बनेगा, सिर्फ 1। तो इसका आंसर होगा सिर्फ 1। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं।
इसने कहा है 8 में से शुरू होना चाहिए, इधर इधर भाड़ में जाइए 7 संख्या, बात समझ रहे हैं। हमें 8वां से शुरू करना है x से, तो x के बाद u तो आएगा नहीं, तो आएगा u t के बाद। तो ये कै गो बनेगा, और जहाँ t रहेगा वहीं पर u बनेगा, तो t एक ही गो है, तो एक ही गो आंसर होगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, तो इस क्वेश्चंस को मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए दिया हुआ था SW, तो उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा, क्योंकि मैं आज कमेंट को नहीं देख पाया हूँ, तो देखूंगा। लेकिन मैं प्राय सभी के कमेंट को रीड करता हूँ, और प्राय मैं शाम 6 बजे जो है आपका कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। प्राय मैं अधिकतर का कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ, लगभग समझिए सभी का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो आप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका, जो भी क्यूरी हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जिससे जो भी रिलेटेड हो, जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न में हमसे आंसर ही गलती हो गया हो, तो आप बता भी तो सकते हैं कि इस आंसर में गलती है, तो उसको कैसे बताइएगा। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेंशन रहता है, तो आप बोल सकते थे कि हाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि गलती है, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन पता नहीं क्या होता है, जिस समय टाइपिंग करता हूँ क्वेश्चन नंबर ही देना भूल जाता, तो मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दे दूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर को अलग कलर से जो है टाइप करना पड़ता है, तो इस चक्कर में मैं भूल जाता हूँ। हालांकि कई वीडियो में क्वेश्चन नंबर मेंशन किया, और जिसमें ना मेंशन हो तो आप टाइमिंग को मेंशन कर सकते हैं। टाइम समझते हैं, जैसे मतलब कि इस वीडियो की लेंथ मान लीजिए 1 घंटा है, तो 1 घंटे में कुछ तो चला होगा ना, मान लीजिए 10 मिनट 30 सेकेंड चला है, और उस समय पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके वो चीज़ बताइए कि मेंशन करके, टाइम को मेंशन करके कि हाँ इतना समय पर ये क्वेश्चन है, उसका ये गलती है, तो मैं समझ जाऊँगा। ओके, तो देखिए, तो मैंने कहा ये राम कहानी को नहीं पढ़नी है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ना है, कथन और निष्कर्ष को पढ़ना है, ठीक है। सभी FM है, जितने भी F है, F वह सभी M के अंदर आता है, M के अंदर आता है, और कोई भी M नहीं है, और कोई भी V का जो संबंध है वह M से नहीं है। तो आप इसको ऐसे दर्शाइए, उसको अलग रखिए कि ये भी इधर नहीं घुस सकता और ये M उधर नहीं जा सकता है, यहाँ पर स्टॉप कर दिए। तो इस तरह से लिखना है, ठीक। कुछ F भी है, क्या ये निष्कर्ष सही हो सकता है, अनुसरण कर सकता है? जब F कहाँ है, M के अंदर है, जब ये M को टच नहीं कर सकता है, तो क्या ये भी F को टच करेगा? क्या नहीं ना, तो ये वाला गलत। बात समझ रहे हैं? इसने कहा कि कुछ F भी नहीं है, कुछ F भी नहीं है, इसका मतलब कि कुछ होना चाहिए इसके हिसाब से, है ना। तो आगे और देखते हैं, इसमें हाँ या ना दोनों वाली कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन कुछ F भी नहीं है, नहीं ये तो पूरी तरह से गलत है, हो ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, कुछ F भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसने कह रहा है कि बिना कहे ये चीज़ कह रहा है कि कुछ F भी है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि M को जब ये M के अंदर नहीं एंट्री कर सकता है, तो क्या F को ये खाक टच करेंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं, तो ये एक नहीं हो सकता। कुछ M F है, इन दोनों का रिलेशन क्या इससे है क्या रिलेशन? तो बिल्कुल है भाई, है ना। कुछ M F हो सकता है, कुछ F M हो सकता है, तो ये वाली बात तो सही है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सभी भी F है, फिर ये गलत हो गया। सभी भी F कैसे हो सकते हैं? जब इसने कहा दिया कि कोई भी M नहीं है और M के अंदर भी नहीं जा सकता, तो क्या F को भी टच कर सकता है? क्या नहीं ना, तो ये भी गलत। इसका सिर्फ अनुसरण 2 करेगा, सिर्फ अनुसरण 2 करेगा। तो यहाँ पर कहीं तो आंसर में गलती, तो यहाँ पर लिख लीजिए केवल अनुसरण 2 करेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
ये आज के लिए मैंने HW जो भी समझिए, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इतना से रिलेटेड ये है तो इससे रिलेटेड क्या बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जवाब दीजिएगा। तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक का QR है, जिससे आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, है ना, और क्विज टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिएगा अब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच सकी, किसी वजह से अगर पहुंच भी गई तो नहीं देख पाए, तो आप टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन किए हुए रहेंगे तो वहाँ मैं इसका लिंक डाल देता हूँ वीडियो का, जिससे कि आप जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं, है ना। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए ही बेनिफिट ही होगा। ओके, तो आगे क्या बोलूं कि अगर आप यहाँ तक देखें या समझें सीखें तो उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। तो आप अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। और बगल में बेल आइकन होगा सब्सक्राइब बटन के बगल में। तो ये सब हालांकि बोलना तो नहीं पड़ना चाहिए दोस्त, क्योंकि आप ये सब हमसे क्या बहुतों से सुन चुके होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो जानते हैं कि सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है ना। अगर पसंद आए तो उसके बाद क्या करना है। अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल नहीं, सोशल मदद। सोशल मदद कैसे हो सकता है? शेयर करके सोशल मीडिया पर, जैसे कि कोई स्टडी ग्रुप में या कोई भाई बंधु दोस्त के पास शेयर कर सकते हैं, जिससे कि औरों तक हमारे वीडियो पहुंच सके और भी आपके दोस्त भाई बंधु फ़ायदा उठा सके, है ना, जिसको लाभ मिल सके। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या बोलूं, बस इतना सा पर ध्यान दीजिएगा और अपने तैयारी को आगे जारी रखिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। आपको बहुत चीज़ सीखने मिलेंगे, बहुत चीज़ जो मतलब कि आप बेसिक स्टूडेंट हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा इस हमारे चैनल पर से। बहुत सारा बेनिफिट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बात समझ रहे? मैं आपको कम से कम, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, कम से कम मैं आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस दूंगा। बात समझ रहे? क्योंकि इस 4 से 5 साल में मैंने बहुत कुछ किया है और वो एक्सपीरियंस आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि आप पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। तो बने रहिए आप लोग। हम आगे बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।